Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Yodhas. As we all know that ये हमारी एक न्यू सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम कॉमर्स के वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं जो NTUGC नेट और JRF एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। आई होप आपने ये वीडियो देख ली होगी और अगर नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो यूनिट हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हर एस्पिरेंट के माइंड में आता है दैट इज़ हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट? आंसर इज 10 to 12। 10 से 12 क्वेश्चंस आपसे इस एक पर्टिकुलर यूनिट से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपको करना है इसमें बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या करना है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स प्लस आपको करना है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। ये 5 से 6 टॉपिक्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इनसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। नेक्स्ट जो आपको करना है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जब प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंगोज पहले 50 केजीज आ रहे थे तो हम 1 केजी परचेज कर रहे थे। दिस इज़ आर प्राइस एंड दिस इज़ आर क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो प्राइस है रिड्यूस हो गया, प्राइस रिड्यूस्ड एट 40 पर केजी। क्लियर? तो अब हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं 50 रुपीज़ में हम 1 केजी से ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं ना। 1 किलो से ज़्यादा परचेज कर सकते हैं हम उन्हीं 50 रुपयों में। तो अब हमारी डिमांड क्या हो गई? डिमांड इंक्रीज हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट प्राइस में चेंजेस होने से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। हियर प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या करना है आपको? लॉ ऑफ डिमांड में आप करिए एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, मूवमेंट इन द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये 4 चीज़ आपसे पूछेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में। एक्सटेंशन इन डिमांड कब होती है? अकॉर्डिंग टू लॉ जब प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लुक हियर, दिस इज आर प्राइस एंड दिस इज आर क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज आर डिमांड कर्व। अब जो है उस प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके इट बिकम्स हेयर। तो डिमांड हम कितनी कर सकते हैं? अब डिमांड इंक्रीजेस। जब डिमांड बढ़ गई प्राइस कम होने से तो डिमांड में क्या हुआ? एक्सटेंशन। डिमांड एक्सटेंड हो गई। जब डिमांड एक्सटेंड हुई तो ये जो डिमांड कर्व था है तो वहीं पे, बट पहले इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था। नाउ इट बिकम्स हेयर। तो डिमांड कर्व जो था हमारा डाउनवर्ड मूव हो गया, मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो इन द केस ऑफ एक्सटेंशन इन डिमांड देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व और इसी का अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के केस में अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व हो जाता है। जब प्राइस में चेंजेस होने की वजह से प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेस आते हैं दैट कम्स अंडर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एंड प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स होते हैं लाइक इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, कल्चर, ऑल दीज फैक्टर्स, उन वजह से जो डिमांड में चेंजेस आते हैं दैट कम्स अंडर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज के केस में शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है दैट इज फ्रॉम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
आप लास्ट ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, हर क्वेश्चन पेपर में आपको इस एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको क्या करना है? डिग्रीज, टाइप्स, formulas, these three things you have to done. टाइप्स में प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। डिग्रीज उनकी हर एक की होंगी, आपको वो करनी है। उन डिग्रीज में आपको देखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या रहती है, कहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आ रहा है, कहाँ 0 आ रहा है, कहाँ इन्फिनिटी आ रहा है, कहाँ पे लेस देन 1 आ रहा है, कहाँ मोर देन 1 आ रहा है। ये चीज़ें आपको देखनी है। आफ्टर दैट जो फॉर्मूलाज होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का इन वेरियस टाइप्स, ये चीज़ें आपको करनी है। प्लस इनके साथ यहीं पे हमसे रिलेशन पूछ लेता है बिटवीन AR एंड MR। AR स्टैंड्स फॉर एवरेज रिवेन्यू एंड MR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रिवेन्यू। इस कॉन्सेप्ट से आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा पूछते हैं। हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, इन तीन में से किन्हीं भी दो की वैल्यू दे दी जाती है, थर्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला रहता है, उसी फॉर्मूला को आप चेंजेस करके किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड दैट फॉर्मूला इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल एवरेज रिवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रिवेन्यू माइनस मार्जिनल रिवेन्यू। हियर इट इज़ द फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला आपको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे एग्जाम में, दैट इज फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व से भी हर बार क्वेश्चन बनता है और इनमें से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको करना है पूरे इंडिफरेंस कर्व में से, दैट इज मेनली प्रॉपर्टीज। इसकी 6 प्रॉपर्टी होती हैं और उन 6 प्रॉपर्टी में से हर बार क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। उनमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सी इसकी राइट प्रॉपर्टी नहीं है, वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ से आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हो जाएगा। आफ्टर दैट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, दिस इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन। जब हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करते हैं दैट कम्स अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, एंड जब हम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करते हैं दैट कम्स अंडर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ से आपको देखना है कि शॉर्ट रन में क्या सिचुएशन रहती है एंड लॉन्ग रन में क्या सिचुएशन रहती है। आफ्टर दैट यू हैव टू डन थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, टाइप्स ऑफ कॉस्ट कीजिएगा। उसके साथ आपको सिर्फ ये देखना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसा होता है इन केसेस ऑफ कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इन दो के बीच में आपसे कंपैरिजन पूछता है। जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है। जैसे ये हमारा एवरेज कर्व है और ये हमारा मार्जिनल कर्व है, सॉरी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, AC एंड MC। तो जैसे यहाँ से हमसे पूछ लिया कि MC AC को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कहाँ से कट करता है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये कहाँ से कट कर रहा है, फ्रॉम बिलो। सो इसी को रिवर्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कट्स फ्रॉम अपर साइड, सो दैट विल बी रॉन्ग। तो हमें ऐसे ही काफ़ी डीप में आपको पढ़ना है बिकॉज दिस इज सेंट्रल लेवल एग्जाम। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज फ्रॉम टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट में मेनली आ जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली। ये चीज़ें आपको करनी है। इन 5 मार्केट में से 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बनेंगे आपके, 2 से 3 भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका एक कंपैरिजन चार्ट बना लीजिए, वो इसका बेस्ट वे होता है। 5 मार्केट का एक कंपैरिजन चार्ट बना लीजिए, वहाँ पे इनका मीनिंग, फीचर्स, इनकी जो प्रॉफिट अर्न करते हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट, शॉर्ट रन में कैसे इक्विलिब्रियम रहता है और लॉन्ग रन में कैसे इक्विलिब्रियम रहता है, प्रॉफिट कैसा अर्न करें, लाइक नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस, शट डाउन पॉइंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है।
मोनोपोली में और क्या चीज़ आ जाती है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली इज दैट जब सेलर एक हो और बायर बहुत सारे होते हैं तो वहाँ पे मोनोपोली हो जाती है, एकाधिकार बन जाता है। तो जब एक ही सेल करने वाला है तो उसकी मर्जी हो जाती है कि वो किस कस्टमर से कितना चार्ज करेगा। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो चीज़ आपको कवर करनी है। उन डिग्रीज में 3 टाइप्स डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो वो चीज़ आपको कवर करनी है यहाँ से। आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन बनता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज से। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, जो हमने प्रोडक्शन किया, अब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या सेट करें, ये चीज़ें सेट करने के लिए आती हैं। तो हम प्राइस का कैसे सेट कर सकते हैं? कुछ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जितना हमने प्रोडक्शन में कॉस्ट लगाई है, हम स्टार्टिंग में ही जितनी भी हमारा प्रोडक्ट सेल हो, चाहे कम सेल हो, उसी सेलिंग से हम अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें। तो कवर करेंगे तो वो क्या रखेंगे? अपना प्राइस ऑब्वियसली हायर रखेंगे, तभी वो अपनी कॉस्ट कवर कर सकते हैं। तो जो अपने प्रोडक्ट का स्टार्टिंग में ही हाई प्राइस रखते हैं वो प्राइस स्कीमिंग हो जाती है। एंड इसका रिवर्स, जो स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि अभी हमारा प्रोडक्ट न्यू है, मार्केट में लोगों को इतना नहीं पता इस प्रोडक्ट के बारे में, तो अभी इस प्रोडक्ट का प्राइस हम थोड़ा कम रखते हैं, जब मार्केट में ये प्रोडक्ट वेल नोन हो जाएगा तो हम इसका प्राइस थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। दैट कम्स अंडर प्राइस पेनिट्रेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? बेस्ट एग्जाम्पल इज जियो। सबको पता है स्टार्टिंग में जब जियो आया तो काफ़ी लो प्राइसेस थे, बिल्कुल ना के बराबर, और आज जियो के प्राइसेस दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में सेम है या थोड़े से हाई हैं, बिकॉज अब इनका कहीं ना कहीं मोनोपोली बन गई है एक तरीके से। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं। इनके अलावा आपको कुछ और चीज़ें करनी है। नेम्स ऑफ इकोनॉमिस्ट्स एंड उनके कॉन्सेप्ट, ये चीज़ डेफिनेटली पूछी जाती है। हर बार एक क्वेश्चन आता है, आपको एक साइड दे दिया जाएगा कि नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है हमसे ये पूछा जाएगा, लाइक सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो हमने अभी देखा इंडिफरेंस कर्व, ये किसने दिया? इंडिफरेंस कर्व को दिया एजवर्थ जी ने 1881 में। आपको इस तरीके से लर्न करना है कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, किस टाइम दिया है, वो चीज़ें देखनी है। मार्केट्स में देखनी है, जो हमने टाइप्स ऑफ मार्केट्स देखी हैं वहाँ पे वो परफेक्ट कंपटीशन किसने दिया, मोनोपोली किसने दिया, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, उन इकोनॉमिस्ट के नेम आपको लर्न करने हैं विद ईयर। प्लस एक चीज़ आपको करनी है जो हमारा इसमें बनता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में। यहाँ से रिटर्न्स टू स्केल में एक हमसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं या फिर उसका एक स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेते हैं। कोब डगलस फंक्शन आप करेंगे, वहाँ पे एक चीज़ मेनली पूछते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी कैसे होती है। इसकी इलास्टिसिटी होती है CES, हम इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं CES। सो CES स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसकी जो इलास्टिसिटी रहेगी दैट इज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू रहती है 1। ये हमेशा 1 पे फिक्स रहेगी। और एक इसका फॉर्मूला रहता है कोब डगलस फंक्शन का, दैट इज A K की पावर अल्फा L की पावर बीटा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ करनी, K इज कैपिटल एंड L इज लेबर। यहाँ से ये डिसाइड होता है इन अल्फा एंड बीटा की पावर से कि वो रिटर्न टू स्केल कैसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमारी वैल्यू एग्जैक्ट 1 आती है, रिटर्न्स टू स्केल इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। अगर इनकी वैल्यूज मान लो अल्फा की वैल्यू दी गई है हमें 0.6 एंड बीटा की वैल्यू है 0.4, अगर हम इनको ऐड करते हैं दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर इनकी वैल्यू एग्जैक्ट टू 1 आ जाए दैट इज कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर इनको ऐड करने से हमारी वैल्यू मोर देन 1 आ जाती है, लाइक अगर
यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0.7 एंड बीटा की वैल्यू हो जाती है 0.5, दैट इज़ 1.2। तो 1.2 इज़ ग्रेटर देन 1, देन दिस इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, पावर दे दी जाएगी, वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा रिटर्न्स टू स्केल है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ऐसे कवर करनी है, काफ़ी डीप में पढ़ना है आपको। सो चलिए अब हम देख लेते हैं हमने कितने कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम बेसिक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8, यहाँ से हो गया आपका एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी 9, प्लस आपको नेम्स ऑफ इकोनॉमिस्ट करने हैं 10। आपके 10 से 11 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं कहाँ से बनेंगे और इन्हीं से डेफिनेटली बनते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।